चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 यूनिट 1 का मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम में तीन मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का कंसेप्ट ये बोलता है कि कोई भी फर्म अपनी फैक्ट्री से जो आउटपुट बनाती है, जो भी प्रोडक्शन करती है, ऑब्वियस सी बात है उस आउटपुट को बनाने के लिए कुछ इनपुट लगी होगी। और जब भी किसी एक फर्म को आउटपुट बनाने के लिए जिन इनपुट्स की नीड होती है, वो इनपुट खुद नहीं दूसरे से परचेस करते हैं। तो भैया ध्यान से समझना, वैल्यू एडिशन इज ऑल अबाउट आपने दूसरे फर्म से जो इनपुट लिया उस पर कितने एफर्ट्स लगाए ताकि उसे क्या बना पाए, आप आउटपुट बना पाए। दैट इज कौन से ऐसे इंटरमीडिएट गुड्स जो आपको फर्दर प्रोडक्शन में यूज होने वाले हैं, उनको फाइनल गुड्स बनाने में क्या क्या आपने मेहनत की। तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूं वैल्यू एडेड मेथड के कंसेप्ट के बारे में। वैल्यू एडेड रिफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द, क्या लिखा है, रॉ मटेरियल। यहां ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एडिशन टू, क्या भैया, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मैंने कोई वुड परचेस किया है चेयर बनाने के लिए, तो मैं वुड पर कितनी मेहनत, कितनी वैल्यू एडिशन करूंगा, क्या बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए। इट्स ऑल अबाउट वैल्यू एडिशन थ्रू प्रोडक्टिव एक्टिविटी। सबसे पहले ध्यान रखेंगे वैल्यू एडिशन मेथड का फाइनल आंसर आता है जीवीएमपी। जीवीएमपी निकालने के लिए आपको दो वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ आउटपुट। भैया आपके फैक्ट्री का टोटल प्रोडक्शन, इस करंट ईयर में टोटल प्रोडक्शन, ध्यान से समझना। अब डिस्कस करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपकी फैक्ट्री ने कितना प्रोडक्शन किया है, तो कितना प्रोडक्शन किया है वो जानने के लिए हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी फैक्ट्री ने कितना सेल्स किया प्लस इस साल कितने का स्टॉक बच गया। भैया ध्यान से समझो, प्रोडक्शन मतलब टोटल फैक्ट्री का आउटपुट। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट सेल्स इक्वल हो जाएगा प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन मतलब कितना आपने बनाया था। अब प्रोडक्शन निकालने के लिए हमको दो वैल्यू चाहिए, कितनी सेल्स हो गई, कितना बिक गया, और कितना अभी अनसोल्ड, अनबिका रह गया। तो ध्यान से समझो, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, और दूसरे नंबर पर मुझे चाहिए इस साल का क्लोजिंग स्टॉक। मैं उसमें से माइनस कर दूंगा पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक। बहुत सिंपल रीजन है, हम इसे माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, जैसे इस साल क्लोजिंग स्टॉक प्लस हो रहा है ना, वैसे ही ओपनिंग स्टॉक पिछले साल भी कैलकुलेशन में पार्ट ले चुका है। इसलिए मैं इस साल के प्रोडक्शन को, क्योंकि ये इस साल का प्रोडक्शन नहीं है ना, तो पिछले साल का है, हम तो इस साल का प्रोडक्शन देख रहे हैं, इसलिए ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए मुझे सेल्स चाहिए प्लस चेंज इन स्टॉक चाहिए। सेल्स दो तरीके से निकल सकता है, टोटल प्राइस और टोटल क्वांटिटी। और सेल्स निकालने के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए पहला डोमेस्टिक सेल्स और दूसरे नंबर पर चाहिए एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स भैया मैं किसको करने वाला हूं, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड को। तो डोमेस्टिक सेल्स मतलब इंडियन टेरिटरी के अंदर जो सेल हुआ, कितने लोगों को सेल कर रहा हूं मैं, सेल्स टू हाउस होल्ड, प्लस मैं दूसरे किसको सेल्स करूंगा, सेल्स टू फर्म, दैट इज सेल्स टू गवर्नमेंट। मैं ये तीन सेक्टर को सेल्स करने के बाद क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, इस साल मैंने कितनी डोमेस्टिक लेवल पर सेल्स की है, उसमें ऐड कर दूंगा एक्सपोर्ट्स, तो मेरे पास आ जाएगा सेल्स। अब मैं डिस्कस करता हूं सबसे मेजर पार्ट, चेंज इन स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक आपको पता चल गया। हो सकता है कभी कभी सीबीएसई इसे चेंज इन स्टॉक ना बोलकर आपको क्वेश्चन में फॉल इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, एडिशन टू स्टॉक, नेट एडिशन टू स्टॉक बोल दे। सर हमें कैसे पता करेंगे कि फॉल इन स्टॉक को क्या करना है? सिंपल, फॉल इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग में ओपनिंग की वैल्यू ज्यादा है। अब ओपनिंग की वैल्यू ज्यादा है मतलब माइनस होता है, तो फॉल इन स्टॉक भी माइनस होगा। इंक्रीज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, तो प्लस हो जाएगा इंक्रीज इन स्टॉक। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं दूसरे नंबर पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब वो इनपुट्स जो प्रोडक्शन करने के लिए, आउटपुट बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा यूज में आए थे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को मैं बोल सकता हूं रॉ मटेरियल भी। तो रॉ मटेरियल मैं परचेस कर सकता हूं दो जगह से, एक तो डोमेस्टिक लेवल पर डोमेस्टिक परचेस कर सकता हूं, और कुछ प्रोडक्ट जो मेरे यहां नहीं होंगे मेरी कंट्री में, वो मैं बाहर से इंपोर्ट करूंगा। तो डोमेस्टिक परचेज, अब डोमेस्टिक परचेज मैं हाउस होल्ड से भी कर सकता हूं, मैं फर्म से भी कर सकता हूं, और मैं गवर्नमेंट से भी कर सकता हूं। इन तीनों परचेज को मिलाने से मेरी आ जाती है डोमेस्टिक परचेज, दैट इज इंडिया के अंदर। प्लस मुझे कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बुलवाता हूं, तो वो हो जाते हैं डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट।
इनको मिला के मेरा बन जाता है टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसके बेसिस पर मैंने आउटपुट बनाया है। इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको परचेस ऑफ मशीनरी देगा, ये हमेशा इग्नोर होगा। क्यों सर? ये फाइनल गुड है, हम क्या ढूंढ रहे हैं? इंटरमीडिएट गुड। कभी कभी क्वेश्चन में परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दोनों दिया होगा, तो आपको परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को इग्नोर कर देना है और किसे ले लेना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, किसी किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिया होगा तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट बनेगा, उसमें ऐड कर देना। और कभी कभी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन होगा तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट में प्लस होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक दो क्वेश्चन ही है। अब वैल्यू एडेड मेथड बनाते समय कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी होती है। किसी भी टाइप के इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कंसीडर ना किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी किसमें इंक्लूडेड है? फाइनल गुड्स की वैल्यू में। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड ना करें। दूसरा, किसी भी टाइप के सेकेंड हैंड गुड्स के सेल और परचेस को कंसीडर ना करें। लेकिन सेल करने के लिए, परचेस करने के लिए अगर आपने कोई कमीशन, ब्रोकरेज दिया है तो आपको उसे कंसीडर करना चाहिए। फिर दिया है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो गुड्स की वैल्यू तो असर्टेनेबल है, लेकिन सर्विसेज की वैल्यू असर्टेनेबल नहीं है। तो ध्यान देंगे प्रिकॉशन के टाइम पर, क्वेश्चन में लिखेगा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो इंक्लूड करना है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन सर्विस दिया है उसे इंक्लूड नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रिकॉशन नंबर 5, कोई भी शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर अगर ऐसे फाइनेंशियल एसेट को खरीदा या बेचा जा रहा है तो इन्हें कंसीडर नहीं करना है, नहीं करना है इन्हें कंसीडर। लेकिन अगर इनसे रिलेटेड कोई कमीशन या फिर क्वेश्चन में ब्रोकरेज ऐसी कोई चीजें दी होंगी तो उन्हें कंसीडर करना है। ध्यान रखेंगे इस पूरे मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बैलेंसिंग फिगर वाले। बैलेंसिंग फिगर वाले क्वेश्चन में आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने बोल सकता है, सेल्स निकालने बोल सकता है, चेंज इन स्टॉक निकालने बोल सकता है। तो ध्यान देंगे वैसे सारे क्वेश्चंस में मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूं कि उस क्वेश्चन में जीवीएमपी जरूर दे देगा या फिर जीवीएमपी पहुंचने तक का एक रूट दे देगा जिसके थ्रू आप जीवीएमपी निकाल पाओगे और बैलेंसिंग फिगर में आप ये वैल्यूज निकाल पाओगे। जीवीएमपी ही आगे जाकर कन्वर्जन में एनवीएमपी, एनवीएफसी, एनएनपीएफसी बनेगा। तो यहां पर अपना खत्म होता है वैल्यू एडेड मेथड, नेशनल इनकम का फर्स्ट मेथड। हेलो गाइस, अब अपन चालू करते हैं मेथड का सेकंड पार्ट जो कि है इनकम मेथड। इनकम मेथड पूरा बेस्ड है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जितनी भी फैक्टर इनकम मिलती है। तो नेशनल इनकम निकालने के दूसरे तरीके में हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जितने भी फैक्टर सर्विसेज, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोवाइड की, उनको उसके कंपैरिजन में, उसके बदले में उन्हें जो फैक्टर इनकम मिली उस फैक्टर इनकम को कर लेते हैं अपन प्लस। तो सबसे पहले जितनी भी फैक्टर इनकम है, जैसे फैक्टर इनकम में सबसे पहले होता है भैया रेंट, फिर होता है रॉयल्टी, फिर होता है वेजेस, फिर होता है इंटरेस्ट और होता है प्रॉफिट। इन्हीं 5 या 4 फैक्टर इनकम को हमें ढूंढना है और इन सबको प्लस करके हमें इनकम मेथड के फाइनल आंसर तक पहुंचना है। अब ध्यान से समझना, जब भी हम इनकम मेथड का क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें बात ध्यान रखनी है। उसमें सबसे पहली है कि हमें एनडीपीएफसी निकालना है। इनकम मेथड का फाइनल आंसर हमेशा एनडीपीएफसी आता है। दूसरी चीज, हमें 3 कंपोनेंट ढूंढने हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। और तीसरा पार्ट, हमें कुछ प्रिकॉशंस याद रखनी है। अब सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ध्यान रखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लेबर को मिलने वाला फैक्टर इनकम है। यह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है और इसे फैक्टर इनकम के फॉर्म में क्या मिलता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में मिलने वाला किसी भी टाइप की फैक्टर इनकम को हम एक हेड में बोल सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो मुझे अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एज अ लेबर क्या मिलता है? सैलरी और वेजेस इन कैश। और क्या मिल सकता है? सैलरी और वेजेस इन काइंड। और तीसरे नंबर पर मेरा बॉस मेरे लिए जब मैं जॉब कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद की लाइफ को सिक्योर करने के लिए पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करता है, तो उस कंट्रीब्यूशन को भी मेरी इनकम मानते हैं। तो सिक्योरिटी सर्विस स्कीम में कौन पैसा लगा रहा है?
एम्प्लॉयर। कौन पैसा लगा रहा है? एम्प्लॉयर। दैट इज किसका पैसा, किसका कंट्रीब्यूशन काम का हो दोस्तों? बॉस का। ध्यान रखेंगे, अगर कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय लिखा है, अगर कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय लिखा है तो आप इसे इग्नोर कर देना। इसे क्या कर देना? इग्नोर कर देना। अब दूसरी बात, अगर मेरे को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाद किसी पर्टिकुलर एज पे पहुंचने के बाद ओल्ड एज पेंशन मिलता है तो उसे भी क्वेश्चन में हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो क्या होती है? ट्रांसफर इनकम होती है, वन साइडेड। हमें दूसरा कंपोनेंट ढूंढना है, ऑपरेटिंग सरप्लस, जो होता है प्रॉपर्टी का इनकम, प्रॉपर्टी या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम होती है। ये दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है। ऑपरेटिंग सरप्लस मिलके बना है रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस और प्रॉफिट दोनों दिया हो तो आप सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को कंसीडर करोगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या दिया है? रेंट रॉयल्टी ढूंढो, प्लस उसमें इंटरेस्ट करो, प्लस उसमें प्रॉफिट करो। एक बात ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो कि किसी ने लोन लिया है किसी कंज्यूमर ने कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो उसे इग्नोर कर देंगे। अगर किसी ने लोन, एक फर्म ने दूसरी फर्म को लोन दिया है, उस पर इंटरेस्ट की बात हो रही हो तो उसे भी कंसीडर नहीं करना है। और अगर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट लिखा हो, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट लिखा हो तो इसे भी हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब बात करते हैं, मुझे लगता है इस पूरे इनकम मेथड में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है वो होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तीन चीजों से मिलकर बना है। प्रॉफिट तीन चीजों से मिलकर बना है, डिविडेंड ऑल्सो नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कभी कभी रिजर्व्स एंड सरप्लस बोल देते हैं, कभी कभी इसे रिटेन्ड अर्निंग बोल देते हैं, और कभी कभी इसे सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी बोल देते हैं। तो ध्यान देंगे, आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के दूसरे नाम भी आपको पता होने चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्वेश्चन में तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं दिया है। अब ध्यान दो, कुछ प्रिकॉशंस है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्रिकॉशंस भी ध्यान रखनी है। सबसे पहली प्रिकॉशंस, ध्यान देना, किसी भी टाइप के सेकंड हैंड गुड से बेचकर मिलने वाली इनकम को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। अगर हम कोई भी शेयर्स, बॉन्ड और डिबेंचर को अगर सेल कर रहे हैं, उससे मिलने वाली अगर इनकम है उसे कंसीडर नहीं करना है। लेकिन अगर हम कोई कमीशन या फिर कोई ब्रोकरेज मिल रहा हो, अगर कोई कमीशन और ब्रोकरेज मिल रहा हो तो उसे कंसीडर करेंगे। ट्रांसफर इनकम हमेशा एक्सक्लूड करना है। और विंडफॉल गेन्स, सडन इनकम जो प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन या स्पेक्यूलेशन पर बेस्ड था, उसे भी कंसीडर नहीं करना है। तो मैं आपको इनकम मेथड को 1 मिनट में रिवाइज करा के देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में इनकम मेथड में आपको एनडीपीएफसी निकालना है। एनडीपीएफसी निकालने के लिए 3 कंपोनेंट चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ठीक है, मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड की होती है। ये 3 कंपोनेंट दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए तो कंपनसेशन एम्प्लॉयज के लिए ये 3 मेथड ढूंढ निकालिए। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को जोड़िए, और प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास ये 3 कंपोनेंट है। इसके क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दिक्कतें। थैंक यू। थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। इस नेशनल इनकम के मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम के चैप्टर का लास्ट मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड सॉल्व करते समय हमें ये बात ध्यान रखनी है कि चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के चारों सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के खर्चों की बात होने वाली है। जैसे पिछले मेथड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम की बात हुई, इस मेथड में चारों सेक्टर के खर्चे की बात होगी, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बात ध्यान से समझते हैं। हर मेथड का एक फाइनल आंसर आता है। इनकम मेथड का एनडीपीएफसी, वैल्यू एडेड का जीवीएमपी और जीडीपीएमपी, और एक्सपेंडिचर मेथड का भी जीडीपीएमपी आता है। तो क्वेश्चन में जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड बनाएंगे तो आपका आंसर आने वाला है जीडीपीएमपी। अब एक्सपेंडिचर मेथड बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ढूंढना है पहला नंबर कंपोनेंट, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कौन से सेक्टर का खर्चा है दोस्तों? हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा है।
ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कभी कभी पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो चीजों से मिलकर बना है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दोनों में ही सबसे सिमिलरिटी बात यह है कि ये दोनों ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज ऐसे खर्चे हैं जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, दैट इज हाउस होल्ड जिसे कंज्यूम करता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, ये भी किसके खर्चे की बात हो रही है, गवर्नमेंट के खर्चे की बात हो रही है। गवर्नमेंट का वो सारा खर्चा जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अब एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, जब भी आप प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं तो उसमें हाउस अगर कोई लिखा है क्वेश्चन में न्यू हाउस परचेज्ड, तो उसे कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन न्यू हाउसेस। किसी भी तरह के रेसिडेंशियल खर्चा, नया घर खरीदा है, उसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो वो कहां जाएगा, मैं लेटर ऑन स्टेजेस में आपको बताऊंगा। अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मतलब अगर गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है नहीं आएगा, रोड बना रही है नहीं आएगा, कोई बिल्डिंग बना रही है, वो सारे नहीं आएंगे। क्यों सर, क्योंकि यहां पर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा है। तो क्या आएगा सर, यहां पर आएगा सब्सिडी, सैलरी, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सारे खर्चे आने वाले हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और खतरनाक कंपोनेंट, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूं। फर्म, हाउस होल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे लोग मिलके कभी ना कभी अपने लिए इन्वेस्टमेंट पर खर्चा करते हैं, ऐसा खर्चा जो इन्हें फ्यूचर में बहुत सारा बेनिफिट देने वाला है। अब ध्यान से समझना, हाउस होल्ड घर खरीदता है, हाउस होल्ड घर खरीदता है, उसके लिए ये सबसे बड़ी फिक्स्ड एसेट पर होने वाला इन्वेस्टमेंट है। इसलिए हमने इस कंपोनेंट में न्यू हाउस पर खर्चे को हटा दिया। वो कहां आने वाला है, कैपिटल फॉर्मेशन पर। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको लंबे समय तक बेनिफिट देगा। गवर्नमेंट का कोई भी खर्चा जिससे एसेट क्रिएट हो रही हो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, चाहे करंट इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, वो गवर्नमेंट वाले कंसेप्ट बना के ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। तो कंट्री में टोटल इन्वेस्टमेंट चाहे फिक्स्ड हो चाहे करंट हो, उसे बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या बोलते हैं उसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पर वर्ड जो कैपिटल फॉर्मेशन है, इसका मतलब होता है एसेट फॉर्मेशन, जिसमें दो तरह की एसेट है, एक फिक्स्ड एसेट है और एक करंट एसेट है। अब ध्यान दो, अगर हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हमारी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन का कौन सा खर्चा हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो, हमें तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो हमारे पास तो एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का छोटा सा पार्ट है ना, जो टोटल इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। इसीलिए हमको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस करना पड़ता है करंट इन्वेस्टमेंट को, जो किस पर खर्चा होता है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक पर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ओपनिंग स्टॉक को माइनस क्यों करते हैं। अब आगे चलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहला होता है दोस्तों ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। ये जो न्यू हाउस का खर्चा हम लोग छोड़ दिए थे, वो आने वाला है इस कैटेगरी में, ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब मैंने बोला था कि फर्म कोई भी फिक्स्ड एसेट पर खर्चा करे, तो वो आने वाला है ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट। और मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ब्रिज, रेलवे, कोई भी बिल्डिंग जिससे फिक्स्ड एसेट फॉर्म होती हो, वो यहां नहीं आने वाला। वो कहां आने वाला है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में। कहां आने वाला है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में। ये तीन चीजों को आप जोड़ दोगे तो आपके सामने आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब फोर्थ कंपोनेंट होता है नेट एक्सपोर्ट। अगर नेट एक्सपोर्ट दिया है तो उसका नेट एक्सपोर्ट की जगह अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया है, तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। कभी कभी क्वेश्चन में आपको घुमाने के लिए नेट इंपोर्ट दे देगा, तो नेट एक्सपोर्ट जैसे प्लस हो रहा है, तो नेट इंपोर्ट वैसे ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात तीन। सबसे पहली बात,
कभी कभी आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया है, दोनों का मतलब एक ही है। दूसरी बात, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ग्रॉस ना देकर नेट दे देगा, ग्रॉस ना देकर नेट दे देगा, दोनों ही कंसेप्ट में हमको क्या निकालना रहता है, ग्रॉस। तो पहले इन दोनों वैल्यू जो भी दी होगी उसमें पहले क्या कर देना है, डेप्रिसिएशन, तो ये नेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रॉस में। तीसरी बात, कभी कभी आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ना देके आपको दे देगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो पहले इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो ये बन जाएगा अपना ग्रॉस, और फिर क्योंकि अभी तो ये सिर्फ फिक्स्ड है, इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, करेंट इन्वेस्टमेंट, तब कहीं जाकर ये क्या बनेगा, कंट्री का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो हमारा मेथड का पार्ट खत्म होता है। अब चलते हैं एक्सपेंडिचर के प्रिकॉशंस की तरफ। सबसे पहली प्रिकॉशन है, इंटरमीडिएट पर कोई भी खर्चा, जैसे कि मैंने वैल्यू एडेड में बताया था, इंटरमीडिएट गुड्स पर कोई भी खर्चा इंक्लूड नहीं होता है, इंक्लूड नहीं होता है। दूसरा, किसी भी तरीके का सेकेंड हैंड गुड्स को सेल या परचेस करने पर कोई भी खर्चा इंक्लूड नहीं होता है। कोई भी खर्चा अगर हमारा सेल्फ कंजम्पशन गुड्स की बात हो, उस पर खर्चा हो रहा है, तो वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। लेकिन प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज की बात हो, हम खुद के लिए सर्विस, हम खुद के लिए सर्विस दे रहे हैं, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, तो ये ओन अकाउंट ऑफ सर्विसेज कंसिडर नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, सेल एंड परचेस ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, इनको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड अगर किसी कमीशन का ब्रोकरेज का खर्चा कर दिया होगा तो उसे कंसीडर कर लेंगे। और किसी भी तरह के ट्रांसफर पेमेंट, गिफ्ट, चैरिटी, गवर्नमेंट का कोई ऐसा खर्चा जो ट्रांसफर पेमेंट है, वन साइडेड है, उसे भी कंसीडर नहीं करेंगे। मैं आपको 1 मिनट में एक्सपेंडिचर मेथड की लास्ट समरी बताता हूं। जब भी आपको क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर मेथड निकालना हो तो आपका फाइनल आंसर हमेशा जीडीपीएमपी आएगा। सबसे पहले आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढना है, उसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस करना है। ये दोनों 99% क्वेश्चन में दे दिए होते हैं। घुमाया कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, और फिक्स्ड जहां वर्ड दिया होता है वहां करंट इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को इसमें ऐड कर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लाया जाता है। इसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। और जब भी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना हो तो ग्रॉस रेसिडेंशियल प्लस ग्रॉस बिजनेस प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जोड़कर आप ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ला लोगे। लास्ट कुछ बातें, पीएफसी में न्यू हाउसेस की बात नहीं होती, वो ग्रॉस रेसिडेंशियल का पार्ट होता है। गवर्नमेंट ब्रिज, रोड्स, बिल्डिंग की बात नहीं होती, वो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात होती है। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और कभी नेट इंपोर्ट क्वेश्चन में दिया हो तो उसे माइनस करना है। तो यहां पर खत्म होता है अपना भैया नेशनल इनकम का मेथड्स वाला पार्ट। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी वेलफेयर, ये वाले टॉपिक आपको मैं पढ़ा दूंगा, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर बहुत कम टाइम में रिवाइज हो सकता है। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 4 यूनिट 1 नेशनल इनकम का है मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम में हम मेथड्स पढ़ चुके हैं। मेथड्स अपन ने प्रिकॉशंस सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर पिछले साल बहुत अच्छी केस स्टडी बनाकर पूछा गया था क्वेश्चन, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले नेशनल इनकम को दो बेस पर, दो कंडीशन पर कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले करेंट प्राइस पर और कांस्टेंट प्राइस पर। मतलब क्या, जैसे एग्जांपल के लिए मैं डिस्कस करता हूं, 2011 में और 2022 में कितना डिफरेंस है जीडीपी को लेकर। तो हम क्या करेंगे, 2011 में हम क्वांटिटी जो जीडीपी कैलकुलेट होगा उसे उसी साल के प्राइस पर, और फिर 2022 में उस साल की क्वांटिटी को आज के प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप करेंट ईयर प्राइस पर नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसे बोला जाता है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, जो आज के साल पे बेस्ड है, जिसमें मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ क्या लिखा हुआ है, करेंट ईयर। लेकिन ध्यान देना,
जरूरी नहीं है नेशनल इनकम जो करंट ईयर के प्राइस पर होगा उसमें आउटपुट में चेंज हो, जरूरी नहीं है, लेकिन हां उसमें इंपैक्ट किसके कारण आ सकता है, प्राइस के कारण। अब हम लोग डिस्कस करने वाले नेशनल इनकम एट क्या लिखा है, कांस्टेंट प्राइस। दैट इज वो कब कौन से बेसिस पर कैलकुलेट किया जा रहा है, बेस ईयर प्राइस पर। सर ये बेस ईयर और करंट ईयर क्या है? एग्जांपल के लिए हम 2024 के महंगाई को 2024 की जीडीपी को कंपेयर करना चाहते हैं 2022 से, तो 2022 हो जाएगा बेस ईयर जिसके बेस पर हम कंपेयर कर रहे हैं, और जिस साल आप हैं उसे बोलेंगे करंट ईयर। अब बात करते हैं हम लोग ये नेशनल इनकम को बेस ईयर पर कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? जब हम 2024 में खड़े हैं तो 2024 का रेट लेना चाहिए। देखिए ध्यान से समझो, बिकॉज करेंट प्राइस मे गिव मिसलीडिंग पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। मान के चलिए 2024 में आपके यहां प्रोडक्शन हुआ 10,000, 2022 में भी प्रोडक्शन हुआ 10,000। अब मान के चलो 2024 में मैं 10,000 को आज के प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1,00,000 दिख रहा है, और अगर 2022 को भी आज के प्राइस पे कैलकुलेट करूं तो वैसे तो जीडीपी में फर्क ही नहीं है। लेकिन अगर आज की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करता हूं दैट इज 80 रुपीज, इसका मतलब हमें समझ में आया क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें मिसलीड कर रहा है, किसमें, चेंज इन प्राइस की वजह से। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है कि हम कैसे निकालेंगे, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल्स टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स। ये फॉर्मूला याद रखना ताकि हम क्या निकाल सके, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब दूसरा कंसेप्ट है नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ क्या रहता है, प्राइस ऑफ करंट ईयर। रियल जीडीपी मतलब एक्चुअल में क्वांटिटी में चेंज आया है, ना कि किस में चेंज आया दोस्तों, प्राइस में चेंज आया है। तो यहां क्या लिखा है, एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ क्या लिखा है, बेस ईयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। विच इज बेटर? सर हम लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ते समय रियल जीडीपी को ध्यान देना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी को? ऑब्वियस सी बात है रियल जीडीपी को। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके कंपैरिजन को कंसीडर कर रहा है, आउटपुट के, ये प्राइस को कंसीडर नहीं कर रहा। दूसरा, ये पीरियोडिक कंपैरिजन के लिए 2024 को 2022 के साथ, 2024 को 2020 के साथ, जब प्राइस के फ्लक्चुएशंस को देखना हो, क्वांटिटी के फ्लक्चुएशंस को देखना हो, तो रियल जीडीपी ज्यादा सही तरीका है, और ये इंटरनेशनल कंपैरिजंस को बहुत आसान कर देता है। क्यों भैया? क्योंकि अगर आपके कंट्री में रियल जीडीपी ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब आपके कंट्री में एक्चुअल क्वांटिटी बढ़ी है, और अगर किसी कंट्री में एक्चुअल क्वांटिटी नहीं, नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होगा, तो वहां पर क्वांटिटी नहीं बल्कि क्या बढ़ा है, प्राइस। इसलिए रियल जीडीपी इज द बेस्ट मेजर टू कैलकुलेट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इसीलिए कंसेप्ट निकाला गया है जीडीपी इंडेक्स। ये आपको क्या बताता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। अब देखो हमने क्या किया, रियल जीडीपी को डिवाइड करवा दिया नॉमिनल जीडीपी के लिए। इसका मतलब यहां पे क्या निकला पता है, कि जो प्राइस में फ्लक्चुएशन रहेगा वो अपना जीडीपी इंडेक्स कैलकुलेट करके दे देगा कि क्वांटिटी में चेंज हुआ है या प्राइस में। जितना कम आ रहा है इसका मतलब क्वांटिटी में कम चेंज है, जितना ज्यादा आ रहा है इसका मतलब प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशंस है। इस टॉपिक का, अपने मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहां पर, जीडीपी एंड वेलफेयर। बहुत ही छोटा सा लेकिन बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। वेलफेयर मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग। मतलब किसी भी कंट्री में अगर रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी पर हेड ज्यादा है या रिसोर्स की क्वालिटी ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि वहां के लोगों का वेलफेयर या वेलबींग हो रहा है। लेकिन क्या जीडीपी का वेलफेयर के साथ कोई कनेक्शन है? क्वेश्चन ये है कि क्या अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो हम ये बोलेंगे कि वहां की कंट्री का वेलफेयर हो रहा है? तो हमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे। देखिए, अगर वहां पर जीडीपी में जो चेंजेस है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण है तो ये गलत है, क्योंकि वो तो किसको शो कर रहा है, इन्फ्लेशन। और अगर इन्फ्लेशन है इसका मतलब प्राइस क्या हो चुके हैं, ज्यादा। और अगर प्राइस ज्यादा है तो ये नॉर्मल जो लोग हैं ये क्या नहीं कर पाएंगे दोस्तों, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जीडीपी बढ़ा लेकिन सिर्फ प्राइस की वजह से, क्वांटिटी की वजह से नहीं, तो फिर वेलफेयर कहां हुआ? ये तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बर्डन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, अगर जीडीपी में जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज,
उनको जो इनकम मिल रही है अगर वो ज्यादातर रिच लोगों को मिल रही है और पुअर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, तो ये वेलफेयर का हुआ। ऑल्दो जीडीपी बढ़ा लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उस इनकम का ज्यादातर किनको हो गया? रिच क्लास को। अगेन इट इज नॉट वेलफेयर। रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, मान के चलिए 1.6% पिछले साल के कंपैरिजन में जीडीपी इस साल बढ़ा है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 2.4% है। तो भैया जीडीपी तो बढ़ा लेकिन उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन कहीं ज्यादा रेट से बढ़ा। इसका मतलब क्या है? पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ जीडीपी का जो बेनिफिट है वो क्या हो गया? कम। फोर्थ है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। अगर हमारे कंट्री में अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और जीडीपी में ज्यादातर डिफेंस के आइटम या लग्जरी गुड्स ये ज्यादा बन रही है, तो भैया आप किसके लिए नहीं बना रहे हो? पुअर के लिए नहीं बना रहे हो। इसका मतलब उनका क्या नहीं हो रहा है? वेलफेयर। लेकिन हाँ, जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन उनका क्या नहीं हो रहा है? वेलफेयर। और लास्ट है, हमारे कंट्री में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते। जैसे अपने ही घर के बगीचे में काम करना, या जो जो मदर हैं वो जो किचन में काम कर रही हैं, तो वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हो गए। तो उनके कारण जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसका उसका कोई प्राइस, उसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है, तो उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहां पर टॉपिक खत्म होता है अपना जीडीपी एंड वेलफेयर, और ये चैप्टर खत्म होता है, दैट इज ये पूरी यूनिट खत्म होती है। थैंक यू।